अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जनरल सर्च टीवी के हिस्ट्री सेगमेंट में खुश आमदीद। नाजरीन, हम आपके लिए लेकर आते हैं रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया के नवे फरमारवा सुल्तान सलीम अव्वल की पिछली दो किस्तों में हम आपको सुल्तान सलीम अव्वल की तर्ज ज़िंदगी, उसके दोनों भाइयों का कत्ल, शियों के कत्ले आम, ईरान से जंग के असबाब, जंग के हालात वाक़यात और जंग के बाद के हालात के बारे में बता चुके हैं। नाजरीन, सुल्तान सलीम अव्वल की पिछली दो किस्तें देखने के लिए ऊपर आई कार्ड या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। नाजरीन, सुल्तान सलीम अव्वल के इस किस्त में हम आपको सलीम की शाम व मिस्र की तरफ तवज्जो, दुनिया इस्लाम का इंतशार, दीवान का फ़ैसला, शाम की फ़तह, हलब का खैर मकदम, दमिश्क, बैतुल मक़दस, हमस, मिस्र और हजाज की फ़तह, स्पेन से मुआहदे, रोडस पर हमले की तैयारियाँ और सुल्तान सलीम अव्वल की वफ़ात के बारे में बताएंगे। नाजरीन, ईरान के बाद सलीम शाम और मिस्र की तरफ मतवज्जा हुआ। ये ममालिक 250 बरस से सलातीन ममलूक के ज़ेर हुकूमत थे। सलीम के ज़माने में इनका हुक्मरान कांसो गोरी था। सुल्तान मिस्र को हिजाज की फरमा रवाई भी हासिल थी। दौलत उस्मानिया और सल्तनत मिस्र के ताल्लुकात बायज़ीद सानी ही के वक़्त से नाखुशगवार थे। जो लड़ाइयाँ उनके दरमियान हुई थीं उनमें उस्मानियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन सलीम की तख्त नशीनी के बाद कांसो गोरी को मालूम हो गया कि अब सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत एक ऐसे फरमा रवा के हाथ में है जो बायज़ीद सानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यही वजह थी कि उसने शाह इस्माइल की दावत पर सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ ईरान से इत्तेहाद कर लिया था। कुर्दिस्तान और दयारे बकर की फ़तह के बाद उस्मानी और शामी मकबूजात एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो गए थे। कांसो गोरी ने 1516 में एक ज़बरदस्त फ़ौज शाम के इलाके में मुतय्यन कर दी थी ताकि उस्मानी फ़ौज की नकलो हरकत की निगरानी होती रहे। सनान पाशा, जो एशियाई कोचा के जनूब मशरक़ में तुर्की लश्कर का सिपा सलार था, उसने इस वाक़े की इत्तला सलीम को दी और लिख कर भेजा कि ऐसी सूरत में सुल्तान के हस्बे हदायत वादी फ़रात की तरफ कूच करना ख़तरे से खाली न होगा। सलीम ने कुस्तुनतुनिया में दीवान मुनक्कद करके इस मसले को गौर बहस के लिए पेश किया। ये मसला महज सल्तनत ममलूकिया और दौलत उस्मानिया की क़ुव्वत आज़माई का न था, बल्कि हकीकतन इसका तल्लुक़ दुनिया इस्लाम के आम इंतशार से था। खिलाफत अब्बासिया के मिस्र में मुंतकिल होने के बाद इस्लाम की मुतहिदा सियासी क़ुव्वत पारा पारा हो गई थी और खलीफा का इक़्तिदार सिर्फ मजहबी और रस्मी रह गया था। दुनिया इस्लाम की हालत सलीम से पोशीदा न थी। वो ये भी जानता था कि इस इंतशार का एक बड़ा सबब ये है कि खिलाफत और सल्तनत दो अलग-अलग शख्सियतों में तकसीम कर दी गई है। सलीम के नज़दीक इस्लाम के गुज़िश्ता इक़्तिदार को कायम करने के लिए ये दोनों चीज़ें एक ही शख्स के पास होनी नहायत ज़रूरी थीं, और चूँकि सल्तनत उस्मानिया से ज़्यादा ताकतवर इस वक्त कोई दूसरी इस्लामी सल्तनत न थी और दिफा व जहाद का फ़र्ज़ जो मनसब खिलाफत का पहला मकसद है 150 बरस से वही अदा कर रही थी, इसलिए दुनिया इस्लाम की अमामत का हकदार भी इससे ज़्यादा कोई दूसरा न था। लेकिन हजाज़ व मिस्र व शाम पर जो इस्लामी दुनिया के असली अनासर थे, मिस्र के ममलूक सलातीन की हुकूमत थी और इन अज्जा को शामिल किए बगैर खिलाफत का दायरा इक़्तिदार मुकम्मल नहीं हो सकता था। चुनाचे जब सलीम ने सनान पाशा की तहरीर दीवान के सामने पेश की तो ना सिर्फ कांसो गोरी के मामले पर गौर किया गया, बल्कि खिलाफत व अमामत के मसले पर भी हालात की रोशनी में बहुत देर तक बहस हुई। बिलाखिर ये तय पाया कि हरमैन शरीफैन की खिदमत का हक़ उस्मानी सुल्तान से ज़्यादा किसी दूसरे मुसलमान हुक्मरान को नहीं पहुँचता और इसलिए जंग ज़रूरी है। गर्ज़ दीवान ने यह फ़ैसला किया कि पहले कांसो गोरी से अताअत का मुतालबा करना चाहिए और अगर वो इनकार करे तो लड़ाई शुरू कर दी जाए। कांसो गोरी इस वक्त हलब में मुकीम था। सलीम के एलची जब ये पैगाम लेकर उसके पास पहुँचे तो उसने गुस्से में आकर उनको कैद में डाल दिया, लेकिन सलीम लड़ाई का अज़म पहले ही कर चुका था। एलचियों को रवाना करने के फ़ौरन ही बाद वो खुद भी फ़ौज के साथ कुस्तुनतुनिया से शाम की तरफ रवाना हो गया था। जब उस्मानी लश्कर शाम की सरहद में दाखिल हुआ तो कांसो गोरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सलीम के एलचियों को फ़ौरन रहा कर दिया और सुलह की गुफ्तगू शुरू की, मगर सलीम सुलह के लिए कुस्तुनतुनिया से रवाना नहीं हुआ था। 24 अगस्त 1516 को हलब के करीब मरजो अबक के मैदान में पहला मार्का पेश आया, जिसने शाम की किस्मत का फ़ैसला कर दिया।
مملوک نہایت بہادری سے لڑے، لیکن آپس کے اختلافات سے ان کی قوت پہلے ہی کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ کانسو گوری کے دو فوجی سرداروں یعنی خیربے اور غزالی نے لڑائی شروع ہونے سے قبل ہی سلیم سے ساز باز کر لیا تھا۔ خیربے حلب کا گورنر تھا اور غزالی فوج کا ایک بڑا افسر تھا۔ کانسو گوری کے پاس توپیں نہ تھیں۔ عثمانی توپوں کی گولہ باری نے مصری فوج کو، جس کی قوت خیربے اور غزالی کی غداری سے ٹوٹ چکی تھی، زیادہ دیر تک میدان جنگ میں ٹھہرنے نہ دیا۔ صرف 1 گھنٹے کے اندر لڑائی ختم ہو گئی۔ کانسو گوری بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ سلیم فاتح کی حیثیت سے حلب میں داخل ہوا۔ خیربے نے شہر کی کنجیاں پیش کی۔ باشندگان شہر نے حاضر ہو کر وفاداری کا حلف لیا۔ سلیم ان سب سے مہربانی اور رحم سے پیش آیا۔ حلب میں چند دنوں کے قیام کے بعد سلیم شام کے دوسرے شہروں کی فتح کے لیے روانہ ہوا۔ ہر شہر نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے دروازے کھول دیے اور وہاں کے لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ سلیم ان کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آیا۔ چنانچہ دمشق، بیت المقدس، حمص اور متعدد دوسرے شہر نہایت آسانی سے فتح ہو گئے اور ہر جگہ سلیم کے نام کا خطبہ پڑھایا گیا۔ شام کی فتح کے بعد سلیم نے مصر کا رخ کیا۔ 22 جنوری 1517 کو سلیم کا مقابلہ مصری فوج کے ساتھ ہوا۔ سلیم کو اس معرکے میں بھی فتح حاصل ہوئی اور مصر فتح ہو گیا۔ مصر کی فتح کے بعد حجاز پر بھی، جو اس وقت تک مملوک سلاطین کے زیر حکومت تھا، دولت عثمانیہ کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے سلطان سلیم اول کی بیعت کر لی اور سلیم کے نام کا خطبہ پڑھایا گیا۔ خادم الحرمین شریفین کا لقب، جو ایک مسلمان فرما روا کے لیے سب سے زیادہ معزز لقب ہے، سلطان سلیم کے نام کے ساتھ شامل کیا گیا اور اس کا اعلان اس مقدس سرزمین میں ایسے وقت پر ہوا جب تمام دنیا کے مسلمان حج کے لیے اکٹھا ہوئے تھے۔ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف سلیم کے بعد اس کے جانشینوں کو 400 برس تک حاصل رہا۔ مصر اور حجاز کے ضروری انتظامات سے فارغ ہو کر ستمبر 1517 میں سلیم شام کی طرف واپس ہوا۔ شام سے دمشق، دمشق سے حلب اور حلب سے پھر جون 1518 کو قسطنطنیہ پہنچا۔ قسطنطنیہ پہنچ کر اس نے اسپین کے ساتھ چند معاہدے کیے۔ اس کے بعد سلیم روڈس پر حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس نے 60,000 فوج ایک بڑے توپ خانے کے ساتھ ایشیائی کوچک میں اکٹھی کی، 150 نئے جہاز تعمیر کروائے اور روڈس پر حملے کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن راستے میں ہی 1520 کو 49 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ریسرچ بیسڈ ہسٹوریکل ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری GR TV ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔